नमस्कार साथियों। आज मैं एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर हूँ। यह सेशन छोटा-छोटा ऐसा आता रहेगा, इस प्रकार का सेशन आता रहेगा वीडियो सेक्शन में, ताकि जब आप समाज के साथ, देश के साथ इंटरैक्ट करते हैं या बहुत सारी बातों को आप सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो सही क्या है, गलत क्या है, उस पर फैसला लेना आपके लिए तत्कालिक तौर पर मुश्किल हो जाती है। आप अचानक से किसी विचारधारा के प्रवाह में आ जाते हैं या किसी विचारधारा के विरोध में आ जाते हैं। आपको हकीकत पता नहीं होता है, इसलिए कि आप दोनों पक्ष को नहीं जान रहे होते। आपके मन में एक विशिष्ट अवधारणा स्पष्ट हो जाती है उसी समय, क्योंकि जो बातें कही जाती है वो बातें इतने तार्किक तरीके से कही जाती है कि उसका निष्कर्ष प्राप्त करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इतने, या कोई बच्चा अगर देख रहा है या कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर देख रहा है उस घटना को, तो पक्ष और विपक्ष को देखे बगैर निर्णय लेने में वह, या निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाता है। तो यहां जो मैंने यह सीरीज शुरू की है, इसीलिए किया है ताकि आप दोनों पक्ष को देख पाए, क्योंकि जनरली आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज चैनल एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को तैयार करता है जिसकी समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उनका निष्पक्ष रहना बेहद जरूरी है। आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के बावजूद उस अधिकारी में भी कुछ वाइसनेस होता है, यानी किसी पूर्वाग्रह से वो ग्रसित होते हैं। खैर, प्रशासनिक अधिकारी बनने की बात है, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर आप हैं या सीखने या प्रशिक्षु के रूप में हैं, तो आपको कम से कम किसी भी घटना के दोनों पहलू पर ध्यान देकर के सोचने की जरूरत होनी चाहिए। एक पक्षीय सोच अगर रखते हैं तो ना तो मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक मिल पाएंगे और ना ही आपका व्यक्तित्व निखर करके सामने आएगा। सामने भले कोई नहीं कहे, लेकिन पीठ पीछे तो बहुत सारी बात होती ही है। आज का जो टॉपिक है, अगर देखें तो यहां लिखा है कि नेहरू की गलतियां, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने एक पक्ष से नहीं कि नेहरू जी की गलतियों को मैंने प्रकाशित करने के लिए इस वीडियो को बनाया है, ऐसे मेरी मानसा नहीं। मेरी मंशा है कि आपको यह दिखाना कि यह सत्य है अथवा मिथक है। कहा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भारत के निर्माण के संदर्भ में कई गलतियां करी। शुरुआत से ही जो वाइसनेस रहा है नेहरू जी के साथ, या जो विचारक रहे हैं, कई किताब भी इस संदर्भ में लिखे गए हैं। जैसे दो किताब का रेफरेंस तो आप यहीं देखते हैं, द हिमालयन ब्लंडर ऑफ नेहरू, और ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, जस्टिस एस एन अग्निहोत्री हैं। जस्टिस एस एन अग्निहोत्री जो भारतीय न्यायपालिका के प्रतिनिधि भी। दूसरा आप देखेंगे कि ब्लंडर्स नेहरू फाइल है, और नेहरू जी की 123 गलतियां इन्होंने गिनाई है इस किताब के अंदर, जिसको हम हिंदी वर्जन में देखते हैं कि वैसे तो नेहरूज ब्लंडर करके आता है, 97 ब्लंडर करके मूल बुक आती है, लेकिन एक बुक जो हिंदी में वर्जन में प्रकाशित हुआ है वह है नेहरू फाइल्स। सुनने में थोड़ा सा लगेगा कि मतलब कुछ पोल खोल वाली बात है, और कमोबेश बात भी वैसे ही यहाँ पर की गई है। और ना जाने इसने कैसे बहुत सारी बुक्स ऐसे अभी भी आपको हवा में तैर रहे होंगे। आपने लोकसभा की कार्रवाई देखी होगी, तो वहाँ पर एडविना को लेकर के, माउंटबेटन को लेकर के, नेहरू जी के संबंधों को लेकर के, फिर कौल साहब हैं उनको कोट करते हुए बहुत सारे गांधी परिवार के ऊपर किताबों को प्रकाशित किया गया है। तब यह विवाद प्रारंभ हुआ जब हमने देखा कि जस्टिस नरवाने की किताब है अ 4 स्टार डेस्टिनी, उसको संदर्भित करते हुए सरकार पर हमला बोला गया था। तो बहरहाल ये बातें जब भी बहस के केंद्र में आती है कि स्वतंत्र भारत का निर्माण कैसे होना चाहिए, नेहरू जी को दोष दिया जाता है कि नेहरू जी ने बहुत अच्छे तरीके से मामलों को टैकल नहीं किया। नो डाउट नेहरू जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एकदम सौम्य व्यक्ति थे। एक अलग ही सपना उनका था देश के निर्माण के प्रति, लेकिन उन्होंने समस्याओं को बहुत ही कैजुअल तरीके से डील किया, जो आलोचक है उनका कहना है। खास करके 3 मुद्दों की विशेष तौर पर चर्चा की जाती है कि कश्मीर का मुद्दा, जो 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया था। कहा गया, उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, उन्होंने कहा कि यह मामला ही गलत तरीके से उठाया गया। माउंटबेटन के कहने पर नेहरू जी संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए सुरक्षा परिषद में, जबकि पाकिस्तानी कबीलाओं ने भारत पर हमला कर दिया था। कहा गया कि नेहरू जी को यहाँ पर जो यूएन चार्टर है उसके आर्टिकल 35
जिसमें कि एक तरह से शिकायतकारी भूमिका होती है। हम किसी की शिकायत कर रहे हैं, जो यूएन चार्टर का 35 एक्ट है उसके तहत नेहरू जी ने यह मुद्दा शिकायतकर्ता के तौर पर उठाया। शिकायतकर्ता की यानी दो पक्ष हैं, उनमें से किसी ने आपका इनक्रॉचमेंट किया है, यानी दो पक्ष किसी संपत्ति के दावेदार हैं, अगर किसी ने अधिकार का हनन किया है तो उस मुद्दे को उस आर्टिकल के तहत उठाया जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 35 के तहत वहां मुद्दा उठाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यह कह रहे हैं कि हम दोनों किसी पार्टी मतलब किसी पक्ष में समान हैं और किसी दूसरे पक्ष ने इनक्रोचमेंट किया है। जबकि हकीकत यह है कि कश्मीर हमारा पहले ही विलय हो चुका था, कश्मीर का विलय भारत के साथ हो चुका था। तो भारत पर अगर आक्रमण किया गया है कश्मीर में तो वह तो आक्रमणकारी होंगे, ना कि भारत का कश्मीर उसका एक पक्ष होगा पाकिस्तान का। तो नेहरू जी का कि इस कदम को कि आर्टिकल 35 के तहत नहीं यह मुद्दा उठाना चाहिए, आर्टिकल 51 के तहत उठाना चाहिए, तब जाकर के हम बेहतर स्थिति में होते और संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद या यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो बेहतर तरीके से निर्णय ले पाता। और नहीं ऐसा किया गया, इसके लिए फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूरन एक आर्टिकल पारित करना पड़ा, एक अध्यादेश पारित करना पड़ा, अध्यादेश देना पड़ा, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में इस बात की स्वीकृति दी गई कि आप वहां पर जनमत संग्रह कराइए, युद्ध के पहले की स्थिति को बहाल करिए और जनमत संग्रह कराइए। अब ये बताएं कि हमारे देश पर किसी ने हमला कर दिया और उस पर जबरन अपना कब्जा कर लिया हो हमारी भलमनसाहत के कारण, और अपने ही देश को खुद से पाने के लिए जनमत संग्रह कराना पड़े, ये कहां तक वाजिब है? जो शिकायतकर्ता कहते हैं, जो आलोचक हैं, वो कहते हैं कि अपने ही देश के क्षेत्र को पाने के लिए हम जनमत संग्रह कराएंगे, रेफरेंडम कराएंगे, ये कहां तक जायज है? बहुत गलत है। जो आलोचक हैं वो यही कहेंगे कि कश्मीर समस्या की देन नेहरू जी की देन है। एक गलती तो ये गिनाते हैं, जो मेजर गलती है 127, सबकी गणना नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि काउंटर भी तो करना है। दूसरी गलती जो नेहरू जी की बताई जाती है वह तिब्बत को लेकर के है कि माना जाता है कि नेहरू जी ने एक तरह से उच्च आदर्शवादिता का प्रदर्शित करते हुए, ये उच्च आदर्शवादिता शब्द मैंने दिया है, लेकिन जो आलोचक है उच्च आदर्शवादिता शब्द का प्रयोग नहीं करते। वो कहते हैं कि नेहरू जी ने एक तरह से मनमाने तरीके से या चाइना की मंशा को बिना समझे चाइना को तिब्बत पर कब्जा कर लेने की छूट दे दी, जानबूझकर की छूट दे दी, ऐसा कहा जा रहा है। कैसे कहा जा रहा है? इसमें कहा गया कि चाइना में जो भारत के पहले राजदूत हुआ करते थे, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं नो डाउट, के.एम. पनिकर साहब, कि के.एम. पनिकर साहब हमेशा इस बात को लेकर के सरकार पर दबाव बनाते रहे कि हमें चाइना से नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि चाइना और भारत के संदर्भ में मैकमोहन लाइन को लेकर के शुरुआत से ही थोड़ा विवाद रहा था। नेहरू जी का मानना था कि हम थोड़ा सा यहां पर एग्रेसिव रहेंगे तो चाइना कंट्रोल में रहेगा, यानी अपनी छोटी छोटी सैन्य चौकियों को अगर दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित कर देते हैं तो चाइना को लगेगा कि हमारी सेना वहां पर है, तो वह फिर इनक्रॉच नहीं करेगा। ये उद्देश्य शायद नेहरू जी का सोचा हुआ था कि ऐसा करने से चाइना को भारत की तरफ बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई कि चाइना ने तिब्बत पर हमला कर दिया, और तिब्बत पर हमला करके जब भारत सरकार ने इस पर आपत्ति व्यक्त की कि आपने हमला क्यों किया है, तो चाइना ने मांग की कि हमें भाई हमला हमने नहीं किया है, हम क्या करते हैं, हम यहां पर आपसे चाहते हैं कि आप मुझे सुजेरनिटी का अधिकार दें, यानी मुझे आधिपत्य बनाए रखने का अधिकार दें। तिब्बत स्वायत्त रहेगा, लेकिन हम सुजेरनिटी चाहते हैं, यहां पर आधिपत्य चाहते हैं कि आंतरिक तौर पर तिब्बत स्वायत्त रहेगा और बाह्य तौर पर मैं इस पर नियंत्रण हासिल करूंगा। तो माना जाता है कि शायद भारत सरकार की आधिकारिक नीति तो नहीं थी, क्योंकि बाद में इसको खंडन भी किया गया। के.एम. पनिकर ने, यानी भारत सरकार ने जो नोट भेजा के.एम. पनिकर को, के.एम. पनिकर ने जो नोट चाइना को साझा किया, उसमें सुजेरनिटी की जगह पर सॉवेरनिटी शब्द जोड़ दिया कि हम तिब्बत पर आपकी संप्रभुता स्वीकार करते हैं। स्थिति एकदम से पलट गई, क्योंकि 1950 के आसपास ये घटना हो रही है जब पत्र लेखन हो रहा है कि चाइना ने कभी नहीं मांगा था भारत से कि मुझे यहां पर सॉवेरनिटी चाहिए, उन्होंने सिर्फ मांगा था कि मुझे सुजेरनिटी चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने थाली में परोस करके उन्हें सॉवेरनिटी दे दिया और तिब्बत हमारे हाथ से निकल गया। भारत का मानना था, वैसे भी देखा जाए तो तिब्बत के व्यापारिक संबंध भारत से बड़े गहरे हुआ करते थे, क्योंकि आप लहासा देखेंगे और भारत का तवांग देखेंगे तो दोनों लगभग 200 किलोमीटर दूर ही तिब्बत की राजधानी लहासा है, जबकि
तिब्बत से चाइना की जो मतलब चेंगदू शहर अगर देखें जो सबसे निकटस्थ शहर होगा वह 2000 किलोमीटर दूर था। हद तो तब हो गई जब आरोप यह लगाया जाता है कि जब चाइना तिब्बत के लोगों पर अत्याचार कर रहा था तो भारत सरकार ने गुपचुप तरीके से चाइना के सैनिकों को खाद्य सहायता मुहैया कराई थी, ठीक उसी समय जब खुद भारत में खाद्य संकट था। और कहा गया कि हजारों टन चावल तिब्बत भेजा गया था भारत सरकार के द्वारा चीन के सुरक्षा बल है उनकी सहायता के लिए। अगर वह खाद्यान्न नहीं मिला होता तो उसको 2000 किलोमीटर दूर से खाद्यान्न लाने में बहुत दिक्कत होने वाली थी और शायद तिब्बत पर वह अस्थायी अधिकार कर भी नहीं पाता। एक गलती यह भी गिना दी गई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि सभी गलतियों को तो नहीं गिना सकते हैं, तो कुछ को हम एक थोड़ा प्रकाशित करते हैं, फिर काउंटर करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इस कारण से तिब्बत हमारे हाथ से निकल गया। दूसरा है कि जब अमेरिका ने भारत को ऑफर किया कि आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आइए तो भारत ने चाइना के पक्ष में अपना यह प्रस्ताव छोड़ दिया। एक दिक्कत यहां भी खड़ी हो जाती है कि भारत अगर अभी सुरक्षा परिषद का सदस्य होता तो भारत के पास अलग ही पावर होता। अब सही क्या है गलत क्या है इस पर तो हम लोग आएंगे। कहा तो यह भी जाता है, अगर इस किताब को रिफरेंस लेंगे, नेहरू फाइल्स वाले को रिफरेंस लेंगे, तो यहां तो 1929 में आप देखेंगे 1928 में मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और कहा गया कि 1929 में जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने जबरदस्ती प्राप्त की थी। कहा यह भी जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी का की सहृदयता को जीतते हुए सरदार पटेल के स्थान पर खुद को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ना जाने कितनी गलतियां बताई जाती है। इस वीडियो में मैं बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार की गलतियों की चर्चा हो रही है और इतिहास के लिए या इतिहास के पुनर्निर्माण में इन गलतियों को बार बार दोहराया जाता है। अगर ये गलतियां नहीं हुई होती तो शायद हमारा भारत और बेहतर तरीके से आता। कश्मीर की समस्या नहीं होती, आर्टिकल 370 की समस्या है वह नहीं होती, तिब्बत से हमारे बहुत बेहतर संबंध होते और तिब्बत चाइना और भारत के बीच में एक तरह से बफर स्टेट के रूप में रह रहा होता, जैसे कि अभी वर्तमान में आपका भूटान है या नेपाल है। सिक्किम की समस्या नहीं होती, अरुणाचल प्रदेश की समस्या नहीं होती, जो अक्साई चीन है उसकी समस्या नहीं हुई, तो ये सारी बातें कही जाती है। लेकिन अब इन आरोपों के आधार पर क्या ठीक हम यह निष्कर्ष निकाल दें, जैसा कि विभिन्न राजनीतिक विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि सब सारा दोष नेहरू जी का है? क्या हम माने कि नेहरू जी ने एकदम से इतना ब्लंडर कर दिया, इतना हिमालयन ब्लंडर, जैसे जस्टिस साहब लिखते हैं कि हिमालयन ब्लंडर कर दिया? क्या वास्तव में कहा जा सकता है कि अगर नेहरू के काउंटर में बात करी जाए कि नेहरू जी ने यह विचारधारा या यह जो बातें उठाई या जो भी निर्णय मैंने कहा कि यह लिया गया तिब्बत के संदर्भ में, कश्मीर के संदर्भ में या अन्य स्थानों पर, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था का ही संबंध रहा हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की जो गति उन्होंने निर्धारित की, या जो भी कांग्रेस के संदर्भ में नीतियां निर्धारित की, पाकिस्तान के संदर्भ में जैसे लियाकत अली के साथ उनकी वार्ता होती है, उस समय जो उन्होंने उदारता दिखाई, तमाम समय पर जब तक नेहरू जी रहते हैं, इवन जब चाइना भारत पर आक्रमण करने वाला था तब भी नेहरू जी को विश्वास नहीं था कि भारत पर आक्रमण चाइना कर भी सकता है, क्योंकि पंचशील समझौता जो भारत ने किया था चाइना के साथ, उस पर इतनी दृढ़ आस्था थी नेहरू जी की, वह सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि चाइना पंचशील समझौते को एक तरह से उसका उल्लंघन करेगा। अभी हाल के दिनों में भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा भी यह बयान दिया गया है कि चाइना ने पंचशील समझौते की भावना का कभी भी पालन नहीं किया, उसने वो थ्योरी समझा ही नहीं जैसा भारत समझता था। लेकिन यहां इतना कह देने मात्र से कि नेहरू जी ने गलतियां की है, उसकी वजह से हिंदुस्तान का विकास नहीं हो पाया उस रूप में, या हमारी स्वतंत्र नीति का विकास नहीं हो पाया, कहना बड़ा आसान है, आरोप लगाना बड़ा आसान है, नेहरू होना बहुत मुश्किल है। अगर आप नेहरू होकर के देखें कि जबकि भारत स्वतंत्र हो रहा था, ठीक उससे पहले आप एक किताब को कोट करिए जो फ्रीडम एट मिडनाइट, कॉलिंस एंड लेपियर की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। फ्रीडम एट मिडनाइट को पढ़िएगा तो वहां पर ठीक पहले जब हम जून वगैरह की बात कर रहे होते हैं, जैसे 3 जून योजना आई भारत के स्वतंत्रता के लिए, उसी मई में माउंटबेटन ने एक ऐसा प्लान तैयार किया था जिसको कहा गया प्लान भालकर। ये ऑफिशियल है
कि प्लान बाल्कन तैयार किया था और इसमें कहा गया था कि भारत की सत्ता का हस्तांतरण हर उस समूह के साथ कर दिया जाए जो सत्ता चाहता है, चाहे वो देशी रियासत हो, चाहे कोई धार्मिक समूह ही क्यों ना हो। जैसे आप देखते हैं पैप्सू राज्य है, पटियाला का राज्य है जो अलग से पंजाब के राज्य को संगठित करना चाहता है, बंगाल का राज्य अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान का क्षेत्र अलग होना चाहता है, देशी रियासत तो तमाम है ही। प्लान बाल्कन तैयार हो गया था। यह माउंटबेटन की गलतफहमी रही। उनको लग रहा था कि शायद नेहरू जी बहुत उदारवादी हैं, उनको लग रहा था कि नेहरू जी को मनाना बहुत आसान होगा जो फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा गया है। लेकिन जैसे ही नेहरू जी को दिखाया गया, नेहरू जी ने कहा कि यह तो भारत को बर्बाद कर देने का दस्तावेज है। और नेहरू जी ने अचानक से, कहा जाता है कि जैसे मेज पर बैठे हुए थे, नेहरू जी सौम्य हुआ करते थे, अचानक से वो खड़े हो जाते हैं और कहा ना, ये बात कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अच्छा हुआ कि ये बातें प्रकाशित होने से पहले नष्ट हो गई। और नेहरू जी ने इस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त की, माउंटबेटन को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। तो क्या हम यह माने कि भारत एक बाल्कन स्टेट बन जाता अगर नेहरू जी नहीं चाहते तो? अगर नेहरू जी ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की होती तो भारत एक बाल्कन स्टेट की तरह भी बिहेव कर रहा होता, छोटे छोटे राज्य यहां पर मौजूद होते, एक संपूर्ण राज्य नहीं बन पाता, भारत जम्बूद्वीप का एकीकरण नहीं हो पाता। क्या हम आरोप लगाते वक्त यह भूल जाते हैं? क्या यह भूल जाते हैं कि भारत की जब स्वतंत्रता हो रही थी उसी समय यह कहा गया था कि भारत कभी भी अखंड नहीं रह सकता है, 10 साल के अंदर यह भारत विखंडित हो जाएगा। सबने कहा था, ए टू जेड जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि भारत अखंड नहीं रह सकता है। और भारत ने ना सिर्फ अखंडता रखी बल्कि अपनी एक विशेष प्रतिष्ठा हासिल की धर्मनिरपेक्षता के मामले में। पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत से विभाजित होकर के पाकिस्तान बना। और यह हकीकत है, पाकिस्तान का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर, यानी एक धर्म के लोगों ने कहा कि हम अपने धर्म के आधार पर नया देश चाहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा कि जो विभाजन हुआ उसमें जितने अधिक लोग गए एक खास देश में, उससे अधिक उस धर्म के ही लोग इसी देश में रह गए। अब जब रह गए, यह हकीकत है, रेड क्लिफ लाइन खींची जा चुकी है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या भारत को एक विशेष धर्म का देश घोषित कर देना चाहिए जैसा कि पाकिस्तान ने कहा या पाकिस्तान ने किया? तो नेहरू जी इस हकीकत को जानते थे कि अगर सांस्कृतिक विविधतापूर्ण देश है, यानी एक ऐसा देश जो है सांस्कृतिक रूप से, नस्लीय रूप से, जातीय रूप से, भाषाई रूप से विविधतापूर्ण अपनी संपदा को धारण करता है, तो वहां हमें किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए? इस बात को हम भूल जाते हैं कि अगर नेहरू जी की यह नीति कि जिसमें हम सर्वधर्म समभाव या सबका कल्याण या सबसे निचले वर्ग का सबसे अधिक कल्याण की अवधारणा नहीं रखे होते, तो शायद देश इस रूप में तो विकसित नहीं होता जिसमें सभी सदस्यों ने विकास में योगदान दिया था। शुरुआत के दौर में हमने देखा कि बहुत कम धार्मिक जटिलताएं देखने को मिलती। ध्यान रखना, धार्मिक तनाव अपनी जगह होता है, सांप्रदायिकता की भावना सामान्य जनता में भर जाना अपनी जगह होता है। अभी भी हम देखते हैं कि पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे राइट्स हैं, दंगे हुए हैं, लेकिन सामान्य जन में सांप्रदायिकता का विकास नहीं हुआ था। अभी स्थिति यह है कि सामान्य जन सांप्रदायिकता के दायरे में आ गया है। हर व्यक्ति सांप्रदायिक हुआ पड़ा है, हर व्यक्ति एक दूसरे पर अविश्वास करने के लिए तैयार है। और यह सांप्रदायिकता की जड़ इतनी गहरी होती है, यह दो धर्मों को अलग नहीं करता है, दो समुदायों को भी अलग करता है। अविश्वास की इतनी बड़ी खाई उत्पन्न कर देता है जो नेहरू जी ने तो कम से कम अपने जमाने में रोका था। और यही कारण है कि भारत, भले बहुत कम संसाधन था, भारत अपनी रास्ते बढ़ पाया, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाया। अब जैसे कश्मीर समस्या की बात आती है कि अगर नेहरू जी ने कश्मीर में मामला नहीं उठाया होता, ये बात हो सकता है कि आर्टिकल 35 के तहत बातें उठाई जानी चाहिए थी या आर्टिकल 51 के तहत उठाई जानी चाहिए थी यूएन चार्टर के हिसाब से। इस पर बहस हो सकती है, हो सकता है कि वहां पर थोड़ी गलतियां हुई हो, लेकिन यह तो तय था कि अगर यूएन में भारत नहीं मामला उठाता पहले आगे बढ़ करके, तो पाकिस्तान नहीं उठाता, इसकी गारंटी कौन लेने वाला था? अगर भारत नहीं आगे बढ़ता तो फिर पाकिस्तान नहीं उठाता। माउंटबेटन ने सलाह दिया कि हमें चलना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में, ताकि अपने मुद्दे को, जो हम अभी नव स्वतंत्र देश हैं, हमारे पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि सभी मुद्दों को हम सैन्य हल निकाल सके। भारत की कभी ऐसी रणनीति भी नहीं रही है, कभी विदेश नीति का पार्ट ही नहीं रहा है कि हम दूसरे देश पर हमला करें या दूसरे क्षेत्र को इनक्रॉच करें।
भारत यहां अपने आप को शोषित दिखाना चाहता था और माउंटबेटन के सलाह से नेहरू इसलिए जाते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय समूह अगर इसके साथ जुड़ता है तो बेहतर समाधान इसका प्राप्त हो सकेगा और यह दीर्घकालिक समाधान हो। जैसे हम और आप लड़ते हैं और आपस में ही समझौता कर लेते हो तो हो सकता है टिकाऊ नहीं। यहां मानना था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समूह इसमें इन्वॉल्व होता है, जो कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर के हमेशा समस्या होनी थी, पाकिस्तान इतना जिम्मेदार राष्ट्र था नहीं, तो नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय समूह को इसलिए इन्वॉल्व करने की सोची ताकि यह समस्या अस्थायी रूप से समाधानित हो जाए और कभी फिर भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। यह बात अलग है कि ना तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नेहरू जी के स्तर पर जाके सोचने के लिए तैयार था, ना तो पाकिस्तान सोचना था उसको, ना उसने सोचा। अब हम इस बात को लेकर के आकलित करें कि ये नेहरू की गलती थी तो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी इतिहास के पुनर्निर्माण। आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे मुद्दे का विश्लेषण करते हैं, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करना होता है। केवल इतिहास के किसी कैरेक्टर को कोस देने से या केवल इतिहास के किसी कैरेक्टर को बढ़ा करके बताने से समस्या का समाधान नहीं होता है। इस पर एक उन्नत बहस की जरूरत होती है और उसके लिए आपको हमेशा निष्पक्ष रहने की आवश्यकता होती है। खास करके जब इस बुक को देखेंगे जो नेहरू फाइल्स है, जिसमें 127 ब्लंडर्स की बात की गई है, तो उसमें कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और नेहरू जी की हर गतिविधि को कोट किया गया है, चाहे वो भारत का आर्थिक विकास ही क्यों नहीं। तो जो 2-3 मुद्दे मैंने उठाए जो सबसे संवेदनशील है, हाल के दिनों में बहुत अधिक चर्चा में रहा है, उसके संदर्भ में मैंने दोनों पक्ष आपको रखने की कोशिश की है। मैं ऐसे ही मुद्दे और उठाता रहूंगा। अब आप आकलन करिए कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर मुझे आप पहचानते हैं, जानते हैं, तो आप जानते होंगे कि मैं किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सही है या जो सही पक्ष है या दोनों पक्ष है वो मैं आपके सामने रखूंगा। अब आपको निर्णय लेना है कि सही क्या है, गलत क्या है, ताकि आप निष्पक्ष रहें, इस इतिहास का आकलन निष्पक्ष तरीके से कर सके। मिलता हूं मैं ऐसे ही दूसरे सेशन के साथ। धन्यवाद।